कथा कहानी में आप सबका स्वागत है। कथा कहानी में आज प्रस्तुत है कृष्णकली उपन्यास का अध्याय 18। चलिए शुरू करते हैं। विरोधी पक्ष के किसी निर्लज्ज संसद सदस्य की ही सीनाजोरी में तना वह हाथ बांधकर तख्त पर जम गया। उसके मुंह से आती मादक दुर्गंध का भभका पूरे कमरे में फैल गया। स्पष्ट था कि वह सस्ते देशी ठर्रे की पूरी बोतल ही गटक कर लौटा है। फूहड़ गंवारू ढंग से चबाए गए पान की पीक एक लंबी रेखा बनाती उसकी कॉट्सवुल की कमीज के सुरुचिपूर्ण कॉलर को रंगती बटनों को लाल बना गई थी। यू आर नॉट सोबर दामोदर, प्रवीर ने ठंडे स्वर में कहा। जाओ, एक दो लोटा ठंडा पानी सिर पर उड़ेल कर सो रहो, फिर बातें होंगी। तुम्हारे सिर पर न डाल दूं 2 लोटा ठंडा पानी? वह झगड़ालू गंवार सा व्यक्ति प्रवीर के सामने ऐसा तनकर खड़ा हो गया कि माया सहम गई। क्या पता नशे के झोंके में कहीं कुछ कर न बैठे। जो कहना है अभी कह दो, समझे? मैं इस घर का दामाद हूँ, नौकर नहीं। देखो दामोदर, प्रवीर का स्वर आश्चर्यजनक रूप से ठंडा था। बाबूजी को लड़ाई झगड़े से सख्त नफरत है। तुम जब तक यहाँ रहना चाहो हमारे सिर आंखों पर रहो, पर भगवान के लिए ये चीखना चिल्लाना और पीना पिलाना बंद करो। यहाँ ये नहीं चलेगा। हमारे घर की अपनी एक मर्यादा है। अच्छा। व्यंग से दामोदर का गला एकदम ही पतला बन गया। उस सुदर्शन व्यक्ति के गोरे चेहरे पर रात भर के असंयम ने होली का तेल कालिक भरा काला रंग सा पोत दिया था। तुम अपने घर की मर्यादा की बात कर रहे हो? घर की बहू स्वामी जी के साथ भाग गई। किराए में रहती है वह 3 कौड़ी की छोकरी, जिसकी सोहबत ने घर की बेटियों के भी पर उगा दिए हैं, जो मुर्दों से भी फ्लर्ट करने शमशान पहुंचती है। चौंको मत प्यारे, हम भी किसी जमाने में पुलिस महकमे के अफसर रह चुके हैं। कौन परिंदा उड़कर कहाँ जा रहा है सब खबर रखते हैं। फिर हम ही से तुम घर की मर्यादा का बखान करते हो। स्वयं तुम्हारा रिश्ता हो रहा है पांडे जी की पुत्री से। अब भला तुम्हारे पांडे जी को कौन नहीं जानता? कौन से दूध के धुले हैं पांडे जी? कहो तो खोल दूं फाइल। प्रवीर उसे एक प्रकार से धकेल कर अपने कमरे में चला आया। उस व्यक्ति से निरर्थक बहस में उलझना कीचड़ में पत्थर फेंकना था। सोचा था थोड़े दिन छुट्टियों में ज़रा चेंज हो जाएगा। सो खूब चेंज हो गया था। अगले बुधवार को उसका एयर पैसेज बुक हो गया था, पर उसके जी में आ रहा था कि वह घर की इस दिन रात की चकचक से छुट्टी पाने जल्दी ही काबुल लौट जाए। दोपहर के खाने के लिए माया 2 बार उसे बुलाकर लौट गई। तीसरी बार स्वयं बाबूजी द्वार पर आकर खड़े हो गए। तुम्हारी अम्मा ने कल भी कुछ नहीं खाया, तुम भूखे रहो तो वह अन्न का दाना मुंह में नहीं डालेंगी। प्रवीर चुपचाप उठकर उनके पीछे पीछे चला गया। खाने की मेज पर शायद सब उसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। दामोदर को छोड़ अन्य सबके चेहरों पर वैसी ही अस्वाभाविक मुर्दनी छाई थी, जैसे भयानक गृह कलह के पश्चात रूठे मनाए गए गृह सदस्यों के चेहरे पर छाई रहती है। जया माया खाने के कौरों से खेल सी रही थी। नवीन थाली में पड़ी चपाती को गोल गोल घुमा रहा था। प्रवीर को आते देख उसने थाली पास खींच ली। खाने के कमरे में लगे पर्दे के व्यवधान से चौके में पीढ़े पर सबकी ओर पीठ किए अम्मा का उदास उतरा चेहरा बीच बीच में दिख रहा था। बाबूजी, प्रवीर ने मनहूस चुप्पी की हिमशिला पर हथौड़े की सी चोट की। मुझे बुधवार को जाना था, पर अब मैंने प्रोग्राम कुछ बदल दिया है। वहाँ कुछ ज़रूरी काम छोड़ाया था। सोच रहा हूँ परसों चला जाऊँ। बाबूजी के मुंह का गुस्सा मुंह में ही रह गया। उस धुंधली सरल दृष्टि के मुंह प्रश्न का वह कुछ भी उत्तर नहीं दे सके। अम्मा अचानक पर्दा उठाकर मेज के पास खड़ी हो गई। बाबूजी शायद उसके जल्दी घर से चले जाने का कारण समझ गए थे। दामोदर खाना खत्म कर मेज पर बैठे अन्य सदस्यों की अनुमति लिए बिना ही बड़ी अभद्रता से सशब्द कुर्सी ठेलकर बाहर चला गया। उसके कमरे से जाते ही तन्हाओं से बोझिल अस्वाभाविक वातावरण वाष्प सा बनकर विलीन हो गया।
अम्मा प्रवीर के पास बैठ गई। देखो लल्ला, अब जब सगाई हो गई है तो ढील ढलाव देना ठीक नहीं। इसको तो देख ही रहा है, खाना पीना छोड़कर उसी बेहया के दुख में घुली जा रही है। तेरी शादी जब तक नहीं होगी, तेरे बाबूजी पांडे जी से कहेंगे भी किस मुंह से? फिर कल पांडे जी मुझसे कई बार हाथ जोड़कर कह गए हैं कि जैसे भी हो अप्रैल में ही कुन्नी की शादी से निपटना चाहते हैं। लड़की को 2.5 साल की ऐसी विकट दशा है कि फिर शादी नहीं हो सकती। तो हर्ज क्या है अम्मा, 2.5 साल बाद ही सही। अम्मा ने अविश्वासपूर्ण दृष्टि से सनकी पुत्र को देखा और रुआंसी हो गई। और क्या, बुढ़ापे में सेहरा बांधना मेरा क्या? आज तक तूने मेरी कोई बात मानी है जो आज मानेगा? बाबूजी उठकर बाहर चले गए। उनके कुछ न कहने पर भी चेहरे की खिन्न रेखाएं बहुत कुछ कह गई थीं। अम्मा चश्मा उतारकर पूछने लगी, कल समधियाने से जाने किस कुघड़ी में लौटी कि बड़ी बड़ी स्टील की थालियों में भरे मेवे मिष्ठान का एक बताशा भी पास पड़ोस में नहीं बांट पाई। सब सामान वैसा ही धरा था। जया की पुत्री ही 1-2 बार लुभावनी थालियों पर पड़ा मेजपोश का घूंघट हटाकर झांक गई थी और जया ने उसे एक चांटा धर दिया था। निवेद्य पति के घर दामाद बन जाने पर वह पुत्री को ननिहाल में सामान्य सी याचना करने पर भी निर्ममता से कूट देती। उसे लगता वह मायके में अपना महत्वपूर्ण पद खो बैठी है। जिस लाड़ दुलार से अम्मा उसे इकलौते पुत्र की ही भांति पान के पत्ते सा फेरती थीं, उसका स्थान अब करुणा ने ले लिया था। वही सहानुभूति, जननी की निष्कपट सहानुभूति होने पर भी उसे विषतुल्य लग उठती। पहले की जया होती तो शायद प्रवीर को वहीं पर चीर कर धर देती, पर अब वह पोर्टफोलियो विहीन मंत्री की ही भांति चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। एक बार अम्मा ने बड़ी करुण याचनापूर्ण दृष्टि से उसकी ओर देखा, जैसे कह रही हो, तू ही इसे मनाना जया, तेरी बात तो खूब सुनता था। काबुल जाने पर तू क्या कभी साल भर से पहले लौटा है? अम्मा जैसे निराशा से हताश हो गई थी। देखो अम्मा, प्रवीर ने कुर्सी अम्मा की ओर मोड़ ली। 7 दिन बाद तो मुझे वैसे भी जाना था और उन 7 दिनों में तो तुम मेरा ब्याह नहीं रचा सकती थी। नाक में नकेल तो तुमने डाल ही दी है, घबरा क्यों रही हो? क्यों अम्मा? दामोदर न जाने कहाँ से आकर फिर द्वार पर खड़ा हो गया। क्या समधियाने की मिठाई का अचार डालोगी? खिलाओ ना एक आध बालूशाही। हमें तो भाई अपने घर में खाने के बाद मिष्ठदंत का अभ्यास है। फिर अम्मा के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही उसने सबसे बड़े थाल का कपड़ा उठाकर दोनों हाथों में कंगले की भांति बालूशाहियाँ ऐसे भर लीं जैसे आज तक कभी देखी ही न हो। जया का चेहरा क्रोध, अपमान और विवशता से लाल पड़कर सफ़ेद हो गया। अबोध पुत्री को उसने ऐसी ही लोलुपता के लिए समुचित दंड दे दिया था, पर इस सुशिक्षित परिपक्व मस्तिष्क के प्रौढ़ पति को क्या वैसा ही दंड दे सकती थी? पति के निर्लज्ज आचरण से क्षुब्ध होकर वह कंठ की सिसकी कंठ ही में घुटकती हवा सी बाहर निकल गई। अम्मा चौके में चली गई। नवीन फोन की घंटी सुनने का बहाना बनाकर आंख के इशारे से माया को भी अपने साथ खींच ले गया। दामोदर कुर्सी खींचकर मिठाई के थाल के पास ही जम गया। उसे किसी के आने जाने की चिंता नहीं थी। नशा उतर गया था, पर कुमारी अभी भी लाल आंखों के भारी पपोटों को बोझल बना रही थी। एक बालूशाही उसने प्रवीर की ओर बढ़ा दी और हंसकर कहने लगा, लो चखो प्यारे, ससुराल की मिठाई और भी मीठी लगती है। प्रवीर के जी में आया वही बालूशाही खींचकर उसके मद्यपान से मूर्ख बन गए चेहरे पर दे मारे। क्या यह व्यक्ति लोक लाज मान सम्मान को भी ठर्रे के साथ कॉकटेल बनाकर पी गया था, या सस्पेंशन के आकस्मिक आघात ने उसे पतन गर्त की जानलेवा गहराई में ढकेल कर छोड़ दिया था? सोच रहा हूँ प्यारे, आज तुम्हारी ससुराल तक घुमाएं। कल चलने लगे तो तुम्हारे ससुर जी ने बड़ा प्रेम भरा निमंत्रण दिया है। दामोदर ने बालूशाही से चिपचिपे होठों पर तृप्त जिह्वा फेरी और कुर्सी प्रवीर की ओर मोड़ ली।
आई सी। एक 10 का नोट दे सकोगे क्या? हमारा प्रीवी पर्स आजकल तुम्हारी राजरानी बहन के पास रहता है और आज उनसे कुछ मिलने की आशा व्यर्थ है। प्रवीर का चेहरा तमतमा उठा। बहन के पास उसका कैसा प्रीवी पर्स है वह जानता था। कई बार उसका उदास खिन्न चेहरा देखकर प्रवीर के जी में आया था कि वह उसके हाथों में 100-200 रुपए रख दे, किंतु वह उस आत्माभिमानी बहन को खूब पहचानता था। चेहरे को विकृत बना देने वाले रोग, पति के निर्लज्ज आचरण एवं सस्पेंशन ने उसे इतना सेंसिटिव बना दिया था कि 30 त्योहार पर दी गई रकम को भी वह शंकालु होकर देख लेती। कहीं कोई उसे दया की पात्री समझकर भीख तो नहीं दे रहा है कि वही जया थी जो भाई से काबुल के कोट, घड़ी और शिफॉन जॉर्जेट की इम्पोर्टेड साड़ियों के लिए मचलने लगती थी। क्यों प्रवीर, किस सोच में पड़ गए? बड़े आदमी हो, 10 का नोट तो तुम्हारे कोट की सीवन में ही पड़ा होगा। प्रवीर ने बटुआ खोलकर 10 का एक नोट बड़ी अवज्ञा से दामोदर के पैरों के पास फेंक दिया, जैसे किसी बकबक कर रहे भिक्षुक को भीख दे रहा हो, और फिर बाहर निकल गया। उसे यह नोट न देता तो शायद बेहया दामोदर उसके ससुराल जाकर पांडे जी से यह रकम झटक लाता। क्या पता अब भी जाकर मांग ले। अभी ही उसे साफ साफ समझा देना ठीक होगा। देखो दामोदर, वह उल्टे पांव लौट आया। पांडे जी के यहाँ तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। ओह अच्छा, तुम्हारा जाना तो ठीक है ना? वह हंसकर कहने लगा। मैंने सुना तुम्हें कल फिर चाय पर बुलाया है। शायद तुमने नहीं सुना। मैंने कहा था ना, 1000 हो, आखिर पुलिस महकमे का अफसर हूँ। उड़ती चिड़िया तो हमारा थानेदार ही पहचान लेता है। अभी उन्हीं का तो फ़ोन आया था, हमने सुन लिया। तुम तो साले बहरे हो। कोई मंत्री जी आ रहे हैं। पांडे जी तुम्हारी बदली के लिए उन्हीं की धरपकड़ कर रहे हैं। इसी से तो हम भी जा रहे थे कि बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें, पर तुमने टोक दिया। दामोदर को किसी ने चलते चलते टोक दिया तो फिर वो वहाँ भूल कर भी नहीं जाता, समझे? प्रवीर ने ठीक ही सुना था। वह अपने कमरे में आ गया तो माया भागती भागती आ गई। बड़े दा, पांडे जी का फ़ोन आया था। कल मंत्री जी उनके यहाँ चाय पर आ रहे हैं। पांडे जी ने तुम्हें भी बुलाया है। शायद तुम्हारी बदली अब दिल्ली जल्दी ही हो जाएगी। ठीक है, प्रवीर ने मन ही मन सोचा। कल ही एकांत में वह कुन्नी को सब बातें समझा देगा। घर की बहू बनकर वह जब आ ही रही थी तब दामोदर का परिचय देने में क्या दोष था। पर जया ने दामोदर की बाहों में कली को देखने का जो स्पष्ट अभियोग लगाया था वो क्या सच था? क्या दामोदर सचमुच ही इतना गिर गया होगा? और कली, क्या वह इन बाहों में बंधकर चीखी चिल्लाई नहीं होगी? उस दिन प्रवीर कहीं भी घूमने नहीं गया। माया को बुलाकर उसने एक प्याला कॉफ़ी कमरे में ही मंगाकर पी ली। रात को भी मुझे खाने पर बाहर जाना है माया, तुम लोग खा लेना, कहकर वह घोष के यहाँ चला गया। नटू घोष की स्नेही विधवा माँ उसे बचपन से निमाई निमाई कहकर पुकारती थी। आहा की ठंडा छेले, आह कैसा ठंडा पुत्र है। एक ये मेरा नटू है, ज़रा पूछो इससे, एक दिन भी ऐसा जाता है जो माँ से नहीं झगड़ता। सचमुच ही तुरंत पितृहीन नटू माँ का सिर दर्द नित्य बढ़ाता ही रहता। गत वर्ष माता पुत्र के बीच ऐसी ठनकी कि माँ पोटली बांध बूंद कर काशीवास के लिए निकल गई। प्रवीर ही उन्हें मना कर स्टेशन से लौटा लाया था। न जाने किस नाटक मंडली में सीता बनी एक दुबली पतली गोरी असमी लड़की को लेकर नटू घर आ गया था। माँ, तुम्हारे लिए बहू लाया हूँ, रोज कहती थी ना, बहुला बहुला। माँ का एकादशी के व्रत से सूखा मुंह और सूख कर रह गया। दुबली पतली एकदम कंकाल, चेहरा ऐसा पीला जैसे सौर गृह से अभी निकल कर आई हो। न चेहरे पर श्री, न आँखों में लज्जा, न प्रणाम, न नमस्कार, बस खी खी कर हंसने लगी थी छोकरी। क्या बकता है नटू? माँ कंधे तान कर खड़ी हो गई थी। ये नई बहू है या जच्चा? शाबाश माँ, नटू ने बढ़कर माँ की पीठ ठोंक दी और उसे भीतर खींच लाया। पीछे पीछे वही धृष्टा छोकरी भी आकर खड़ी हो गई थी। माँ, नटू ने फुसफुसाकर कहा था,
तभी तो कहता हूँ, तुम्हें स्कॉटलैंड यार्ड का जासूस बनना था। फिर उसने जो कुछ माँ को बतलाया वह सुनकर स्तब्ध हो गई थी। ऐसी पतिता को वह बहू बना कर ले आया। जिस नाटक मंडली में नटू काम करता था, वहीं वह लड़की भी कभी कभी अभिनय करने जाया करती थी। नया कानून बनने पर उसकी माँ ने पेशा छोड़ दिया था। कभी कभी आकाशवाणी से दादरा ठुमरी गा लेती, कभी गाने के ट्यूशन कर लेती। इस भांति उसने लड़की को बीए तक पढ़ा लिया था। लड़की में भी अद्भुत प्रतिभा थी। चेहरा फोटोजेनिक होता तो शायद फिल्म लाइन में भी चमक उठती, पर थिएटर कंपनी की फुटलाइट में ही वह चेहरा ऐसा चमका कि थोड़े दिनों में वो एक साथ अनेक नाट्य संघों की द्योतिमान तारिका बन गई। उसी सौर मंडल की जगमगाहट में उसका परिचय धूमकेतु से चमकते शिवकांत भादुड़ी से हुआ। प्रसिद्ध उद्योगपति का इकलौता पुत्र जहांगीर बनता तो वह नूरजहां, वह आनंद कंद रघुनंदन की भूमिका में अवतरित होता तो वह सकुचाती सीता के अभिनय से दर्शकों को सम्मोहित कर देती। किंतु नाटक के पर्दे के साथ ही एक दिन उसके जीवन नाटक का भी ऐसा पर्दा गिरा कि बेचारी टुलू अपना सब मुखस्त किया पाठ भूल कर रह गई। अवस्था ऐसी थी कि अब लवकुश की जननी बनने से कुछ पूर्व का ही अभिनय वह निभा सकती थी। गोल मटोल पीले चेहरे की उस नूरजहां की व्यथा को न भांप लेते ऐसे मूर्ख कलकत्ता के दर्शक नहीं थे। माँ ने सुना तो द्वार बंद कर दिए। अपने कलुषित जीवन के पिछले परिच्छेद फाड़ फोड़ कर वह जला चुकी थी। नवीन समाज में उसने एक मर्यादापूर्ण स्थान बना लिया था। उसे अब मूर्खा पुत्री के कलंक से वह दूषित नहीं होने देगी। क्रोध से उबलती टुलू पार्क की बेंच पर बैठी रो रही थी कि नटू घोष मिल गया। पहले उसने सोचा शायद वह वनगामिनी पति परित्यक्ता सीता का पाठ कंठस्थ कर रही हो, पर जब उसके पूछते ही वह उसी से लिपटकर फफक फफक कर रो पड़ी तो कच्चे दिल का नटू स्वयं भी रोने लगा। एक बार नाटक के 3 घंटे पहले जहांगीर की गैस्ट्रोएंटाइटिस ने अधमरा बना दिया था और नटू ने ही इस कलपती नूरजहां को अपनी बाहों में संभाल लिया था। दर्शक उस नवीन जहांगीर के अभिनय को देखकर मुग्ध हो गए थे। फिर आज वह उसे जीवन के विराट रंगमंच पर कैसी अकेली छोड़ देता। 3 महीने तक एक मिशनरी अस्पताल में उसने टुलू के प्रसव का पूरा खर्चा ऐसे औदार्य से उठाया जैसे वह अपने ही अजन्मे शिशु का पिता हो। फिर जब ब्रोच केस में अकाल मृत्यु कवलित मृत शिशु की देह पर टुलू नाटकीय मुद्रा में पछाड़े खाते विलाप करने लगी तो साथ में वह भी विलखने लगा। वहीं एक नर्स की सांत्वना उसे अचानक प्रेरणा दे गई। रोते क्यों हो मिस्टर घोष? अभी तो आप दोनों की पूरी जिंदगी पड़ी है। भगवान ने चाहा तो अभी ऐसे 20 बेटे होंगे। आज के परिवार नियोजन का वर्ष होता तो अभागी नर्स की नौकरी चली जाती। नटू ने प्रवीर से हंसकर कहा था, पर मुझे उसकी बात प्रेरणा दे गई। मैं टुलू को उसी क्षण रिक्शा पर घर ले आया, पर लाने से क्या होता। माँ ने झोटा पकड़कर मुस्कुराती बेहया बहू को किया घर से बाहर और नटू को कमरे में बंद कर 3 दिन तक भूखा रखा। चौथे दिन भूखे शेर और शेरनी की लड़ाई के बीच में यदि प्रवीर नहीं पड़ता तो अनर्थ हो गया होता। उस दिन से प्रवीर को जब माशिमा देखती उनकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलक आते, पर लाख बुलाने पर भी वह इस बार एक दिन भी खाने का निमंत्रण स्वीकार नहीं कर पाया था। आज अचानक ही अपने को स्वयं निमंत्रित कर उपस्थित हो गए अनमोल अतिथि की अभ्यर्थना में घोष जननी दोहरी हो गई। लड़के की पसंद को वह बचपन से पहचानती थी। लाख हिंदुस्तानी हो, पसंद थी एकदम बंगाली। पटल का दोलना, मागुर माछ का झोल और छेने की खीर, यही सब पसंद था उसे। आज वही सब रांधने का सुवासित आयोजन रचाती माशिमा वहीं से प्रश्नों की बौछार करने लगी। क्यों रे प्रवीर, तेरी बहू सुना खूब गोरी है, अपनी जया माया से भी उजली। बाप रे बाप, तुम पहाड़ियों का रंग तो कश्मीरियों से भी चिट्टा होता है रे। एक तू ही काला कैसे हो गया? फिर भी तुम मुझे निमाई कहकर पुकारती हो। प्रवीण हंसकर लकड़ी के तख्त पर लेट गया। आहा, चेहरे के रंग से क्या होता है सोना, मन का रंग देखकर ही तो तुझे पुकारती हूँ निमाई। और क्या,
नटू ने मित्र की पीठ पर कोहनियाँ टेक लीं। ये गौरांग महाप्रभु न आते तो आज दो दो नाती नतनी इस घर को गुलजार कर देते। चुप कर राक्षस, माँ ने उसे झिड़क दिया। न जाने कहाँ के गड़े मुर्दे उखाड़ता है अभागा। हारे निमाई, तेरी माँ ने कहा है अगले रविवार को मुझे भी तेरे ससुराल ले चलेंगे, पर मैं तो इस बीच तेरे घर जाकर गजब ही कर आई रे। सुना दे तो रे नटू, मुझे तो कहते भी ला जाती है। मासी माँ आंचल से मुंह ढांप कर हंसने लगी। जानता है माँ क्या कराई? तेरे यहाँ गई तो मिस मजूमदार शायद किसी दुल्हनों की फैशन परेड की मॉडल बनने जा रही थी। एकदम सजी धजी शोकेस की मोम की गुड़िया बनी थी। माँ ने आओ देखा न ताव, बस लिपट गई। कहने लगी, मेरा मन कहता है ये मेरे निमाई की बहू है। क्यों बेटी, हो ना प्रवीर की होने वाली बहू। और बस उस छोकरी ने भी सोचा बनाओ बुद्धू। लजा सकुचा कर सुना ऐसी छोई मुई बन गई जैसे सचमुच की ही तेरी बहू हो। मुस्कुराकर कह दिया हाँ, और हमारी इडियट मातेश्वरी ने आशीर्वादों की झड़ी लगा दी। वो तो उसी पल तुझे ढूंढता मैं पहुंचा तो हक्का बक्का रह गया। माँ उसे गैया बनी ऐसे चूम चाट रही थी जैसे बिछड़ी बचिया हो। मेरा माथा ठनका तो मैंने पूछा, क्यों मिस मजुमदार, आज माँ का आप पर ये कैसा प्रेम उमड़ रहा है? तो बज्जात छोकरी हंसने लगी। अरे मैं क्या जानू रे निमाई, मासी माँ बोली। लड़की का चेहरा तो ऐसा भोला भाला था जैसे अभी भी माँ की दूध पीती बच्ची हो, और पेट में 2.25 गज लंबी दाढ़ी। अरे मैं क्या कोई तेरी देवरानी जेठानी हूँ जो ऐसा मजाक किया? अब बता भला, तेरी दादी की उम्र की मैं और मुझी को बुद्धू बना गई। पर हाँ रे प्रवीर, ऐसी सुंदरी कुंवारी लड़की को घर में रखना ठीक नहीं है। ये तो मैं जानती हूँ कि तू ठहरा सन्यासी जति मनुष्य, पर अपने इस अभागे पर मुझे रत्ती भर विश्वास नहीं होता। दिन रात बाहर नाटक खेल खेल कर घर में भी कभी कभी नाटक खड़ा कर देता है। तेरे घर आता जाता रहता है। कब आकर कह दे, ले माँ तेरे लिए बहू ले आया हूँ, और फिर ऐसी बहू जो अपनी दादी नानी से भी मजाक करती फिरती है। हमें पसंद नहीं है रे बाबा। नटू को माँ का यह संकेतात्मक प्रस्ताव बेहद पसंद आया। वह जोर से हंसकर बोला, माई रे यार, ये बात अपने दिमाग में ही नहीं आई। पता नहीं मिस मजुमदार को नाटक वाटक में रुचि है या नहीं। इस बार हमारा संग एक प्रतीकात्मक नाटक का प्रयोग कर रहा है। एक ऐसा चेहरा जुट जाता तो बस। उस दिन शमशान में रांगा दी की चिता को एकटक देख रही थी छोकरी। दो बड़ी बड़ी आंखों के फोकस में दाएं बाएं जलती 2 चिताओं के प्रतिबिंब को कोई दूर से भी देख सकता था। ऐसी पात्री अपने झुलूदा के मेकअप के स्वर्गीय स्ट्रोक से धन्य होकर एक बार स्टेज पर आ जाए तो बस, चित भी अपनी और पट भी। पाठ की लाइन भूल भी जाए तो वे सदाबहार आंखें ही पूरा पाठ प्रॉम्प्ट कर देंगी। प्रवीर चुपचाप तख्त पर पड़ी पेंसिल से माशी माँ की हिसाब की कॉपी पर उल्टी सीधी रेखाएं खींचता रहा, और सोच घोष स्वयं ही बड़बड़ाता जा रहा था। पड़ गई है उन विदेशी लफाड़ियों की सोहबत में। एकदम गिरलायन से जंगली, निर्भीक, खूंखार वंचर, कंधे तक झूलती सुनहली अयाल, ढीलम ढल्ला राजा जनक के चोगे सा कोट, कामातुर सुर्ख आंखें, गले में रुद्राक्ष की माला। साले एकदम वीर भूमि के नरभक्षी कापालिक लग रहे थे, और साथ में ये सुंदरी अघोरी भैरवी। बड़ा आश्चर्य है रे प्रवीर, फिर ऐसे धीमे स्वर में फुसफुसा कर कहा जिससे चौके में बैठी माँ न सुन पाए। ऐसी धकती भट्टी के इतने पास धरा तेरा हृदय नवनीत पिघल कर उसी में नहीं गिर गया? मैंने तो उसे 2-3 ही बार देखा है, पर जितनी बार देखता हूँ जी चाहता है ऊंची आवाज में चंडीदास का वही पद गुनगुनाने लगूं। प्रभाते उठिया जे मुख हेरी तू, दिन जाबे आजी भालो। आज सुबह उठते ही जिसका चंद्रमुख देखा है उसे देखने पर निश्चय ही मेरा दिन अच्छा भी। प्रवीर नटू को वर्षों से जानता था। ऐसे न जाने कितने चेहरे देखकर वह इस पद को लाखों बार दोहरा चुका था। लड़की मात्र को देखने का नटू का हृदय सिखाए नट सी मशीनी गुलाटे खाने लगता था। ये कोई नई बात नहीं थी। खाना खाकर प्रवीर बड़ी देर तक वहीं गप्पे मारता रहा।
कलह से मलिन अपने गृह लौट जाने को उसका मन ही नहीं कर रहा था। नटू को अपने नाटक के रिहर्सल के लिए जाना था। उसे वहां छोड़कर वह घर लौटा तो 10 बज गए थे। गेट पर पहुंचते ही सशंकित दृष्टि से उसने बेंच को देखा। कहीं आज भी शमशान साधिका मदालसा बेंच पर ही चित पड़ी न मिले। पर आज उसके कमरे में ताला नहीं था, द्वार बंद थे। लगता था माया वन विहारिणी स्वामिनी आज स्वेच्छा से ही कपाट मूंद कर सो गई थी। वो अपने कमरे में जाकर सो गया। तकिए पर सिर रखते ही उसे गहरी नींद आ गई। आंखें लगी ही थी कि वह अचकचा कर जग गया। उसे लगा किसी ने उसके पैर का अंगूठा जोर से पकड़कर हिला दिया है। कौन? माया? उसने पूछा। निश्चय ही दामोदर ने आधी रात को फिर कोई बखेड़ा खड़ा कर दिया गया होगा। क्या हुआ माया? वह उठ बैठा। इसके साथ ही कृष्णकली उपन्यास का अध्याय 18 यहीं पर समाप्त होता है। अगले अध्याय के साथ जल्दी ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।